हेलो बच्चों, कैसे आप लोग। उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छे होंगे। बच्चों, आज की क्लास में हम लोग एक नए टॉपिक पर बात करने वाले हैं जिसका नाम है बड़ बिछे पड़, मतलब प्रकाश के 7 रंगों में विभाजन। जी हाँ बच्चों, आज की क्लास रंगों वाली क्लास होने वाली है। आज की क्लास में हम लोग प्रकाश के 7 रंगों के बारे में डिटेल में अध्ययन करने वाले हैं। बड़ विक्षेपण पर बात करने से पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं कि प्रकाश में जो 7 रंग होते हैं, ये सबसे पहले किस वैज्ञानिक ने हमको बताया था और ऐसी कौन सी घटना हुई थी जिससे वो ये जान पाए थे कि प्रकाश में 7 रंग होते हैं। आपको मैं क्लास में काफ़ी बार डिस्कस कर चुका हूं कि भौतिकी है क्या। तो भौतिकी जो नेचर और नेचर में होने वाली घटनाएं हैं, उनके कारणों का अध्ययन है। तो सबसे इम्पोर्टेंट जो नेचर के साइंटिस्ट माने जाते हैं वो न्यूटन माने जाते हैं। आपको अब इस चीज का आभास हो ही गया होगा कि जो प्रकाश में 7 रंग होते हैं वो किसने बताया होगा। जी हाँ, बिल्कुल सही बात है, न्यूटन ने बताया था। इन्होंने अपनी ऑप्टिक्स जो बुक है उसमें अच्छे से इस चीज को मेंशन किया है, बताया है, डिस्क्राइब किया है। ऐसी कैसी कौन सी घटना हुई थी इनके साथ जिससे इनको पता चला कि ये प्रकाश में 7 रंग होते हैं। हालांकि आपने न्यूटन के बारे में बहुत सारी ऐसी फेमस कहानियां, बहुत सारी घटनाओं के बारे में सुना होगा, जाना होगा। इनके कई सिद्धांत जो है देखे होंगे आपने, है ना। तो जिनमें कोई ना कोई कहानी के रूप में हमको हमारे सामने रखी गई है, पता है। तो ये जो प्रकाश में 7 रंग होते हैं, इसके पीछे भी एक कहानी है। और ये कहानी क्या है आज मैं आपको बता रहा हूं। क्या था, ये अपने लैब में रिसर्च पेपर पर वर्क कर रहे थे। तो खिड़की से प्रकाश की किरण जो है, यहाँ पर टेबल पर इनके पास जो पेपर वेट के रूप में एक कांच का टुकड़ा था जिसे वो रखे हुए थे, उस पर वो प्रकाश की किरण गुजरी। तो इन्होंने देखा कि पास में रखे कागज पर इन्होंने रंगीन पट्टियां देखी। तो उन पट्टियों को देखकर इन्हें आश्चर्य हुआ कि आखिर ये ऐसा क्यों, कैसे हुआ। फिर इन्होंने इसमें डिटेल में अध्ययन किया। हालांकि मैं आपको बता दूं कि न्यूटन ने जब अपना कण का सिद्धांत दिया था, तो कण का सिद्धांत में ये पहले ही इस चीज का जिक्र कर चुके थे कि प्रकाश में भिन्न भिन्न प्रकार के रंग होते हैं और जो प्रकाश के भिन्न भिन्न आकार के कण होते हैं, इसकी वजह से प्रकाश में अलग अलग रंग पाए जाते हैं। लेकिन इस चीज को जब इन्होंने इस घटना को सामने होते हुए देखा, डिटेल में इसका अध्ययन किया, तब जाकर इन्होंने उस चीज को सबके सामने लाए कि प्रकाश में जो ये उसके अवयवी रंग हम लोगों को दिखते हैं, ये अवयवी रंग कणों के आकार की वजह से नहीं, बल्कि उसके पीछे उनका रीजन है, उनका प्रकाश का अपवर्तनांक और उनकी तरंगदैर्घ्य। तो आओ बच्चों, आज की क्लास को हम लोग स्टार्ट करते हैं। बात करेंगे बड़ विक्षेपण पर। तो जो ये कांच का टुकड़ा था, वो कांच का टुकड़ा नाम दिया गया प्रिज्म। तो क्या है प्रिज्म, आइए बात करते हैं। तो हेडिंग लगाओ प्रिज्म। जी हाँ बच्चों, वो उस कांच के टुकड़े को हम लोग प्रिज्म कहते हैं। अब देखिए, प्रिज्म को आप लोगों ने देखा तो होगा। जैसे मैं अगर आपको यहां पर दिखाऊं, 3D शेप में बनाकर मैं आपको दिखा रहा हूं, ध्यान दीजिएगा। कुछ इस टाइप से आपका प्रिज्म होता है। इसमें आपको दो जो है ये ऐसे फलक या पृष्ठ, बात एक ही है, जो त्रिभुज के आकार के दिख रहे हैं। 2 त्रिभुजाकार पृष्ठ होते हैं इसमें, त्रिभुजाकार। 3 पृष्ठ आपको ऐसे दिख रहे होंगे। एक देखो, एक ये वाला, यहां पर मैं आज अलग कलर लेके आया हूं ताकि आप लोगों को अच्छे से क्लियर हो कि किस पृष्ठ की बात हो रही। एक पृष्ठ ये हो गया आपका, दूसरा पृष्ठ ये वाला हो गया, ये 2 पृष्ठ हो गए। और तीसरा पृष्ठ आप अगर ध्यान दें, इसमें ये देखो सामने वाला जो पृष्ठ है, ये एक पृष्ठ जो आपको दिख रहा है, ये वाला सामने वाला, ठीक है। ये जो पृष्ठ है, तो 3 जो पृष्ठ हैं इसमें कैसे होते हैं, आयताकार पृष्ठ होते हैं, आयताकार पृष्ठ होते हैं। ओके, तो प्रिज्म बेसिकली है क्या, ये आपको प्रिज्म का मैंने 3D शेप दिखाया है। लेकिन जब हम लोग स्टडी करते हैं, अपने कॉपी पे जिक्र करते हैं, बोर्ड पर जिक्र करते हैं, तो हम लोग उसको 2D शेप में लिखते हैं, क्योंकि हम लोग सभी वर्क 2D शेप में करते हैं, ठीक है। तो देखिए ध्यान से, जो हमारे पास प्रिज्म है उसमें कितने पृष्ठ हैं, ऐसे
2 और 3 5 5 पृष्ठ हैं, जिसमें 2 त्रिभुजाकार पृष्ठ हैं और 3 आयताकार पृष्ठ होते हैं। तो अगर प्रिज्म की हम लोग डिफिनीशन बोलें तो क्या होगी परिभाषा, अगर हम लोग देना चाहें तो क्या हम बोल सकते हैं परिभाषा, ध्यान दीजिएगा। प्रिज्म एक ऐसा पारदर्शी माध्यम होता है जो 2 त्रिभुजाकार तथा 3 आयताकार पृष्ठों से मिलकर बना होता है तथा यह प्रकाश के किरणों को यानी प्रकाश को उसके अवयवी रंगों में विभक्त कर देता है। ठीक है, तो प्रिज्म क्या है? प्रिज्म एक ऐसा समांगी पारदर्शी माध्यम होता है जिसमें 2 त्रिभुजाकार तथा 3 आयताकार पृष्ठ होते हैं जो प्रकाश किरण को उसके अवयवी रंगों में विभक्त कर देता है। तो ये हो जाएगी प्रिज्म की डिफिनीशन। ओके बच्चों, अब हम लोग बात करेंगे कि जो हमारे पास जो प्रिज्म है उस प्रिज्म में अपवर्तन किस प्रकार होता है, ये हम लोग देखेंगे। तो ध्यान दीजिएगा, हम लोग बात करने वाले हैं प्रिज्म में अपवर्तन के, किस प्रकार प्रिज्म में अपवर्तन दिखाया जाता है, कैसे प्रिज्म में अपवर्तन होता है। तो देखिए ध्यान से, ये हमारे पास हमने अभी आपको बताया कि हम लोग जो प्रिज्म को लेते हैं तो किस शेप में लेते हैं, अपने 2D शेप में लेते हैं। तो ये रहा आपका प्रिज्म। ठीक है, इसको मैं नाम दे दे रहा हूं ABC। ये प्रकाश की किरण इस पर क्या हुई, आपतित हुई, ये बन गया आपतन बिंदु, और आपतन बिंदु पर हम लोग क्या खींचते हैं, अविलंब खींचते हैं। तो ये हो गया आपका अविलंब। अब आप जरा मुझे बताओ, प्रकाश की किरण इधर चली है तो इधर कौन सा माध्यम है, वायु है, और ये जो प्रिज्म बना है बेसिकली हम लोग कांच का ही मान के चलते हैं, तो कांच का बना होगा मान लिया। तो वायु की अपेक्षा जो कांच है वो सघन माध्यम होगा, तो प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जा रही है, तो ये अविलंब है, तो अविलंब की ओर झुकेगी। तो अविलंब ये रहा, तो अविलंब की ओर कुछ इस प्रकार से ऐसे झुक जाएगी। ठीक है, यहां तक तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब प्रकाश की किरण इस वाले पृष्ठ पर, इस बिंदु पर टकराई आकर, तो यहां पर भी हम लोगों को अविलंब खींचना होगा। अविलंब मतलब जो पृष्ठ पर लंबवत हो, तो ये हमारे पास कुछ इस प्रकार से अविलंब खींच जाएगा। अब प्रकाश की किरण जो है सघन माध्यम से विरल माध्यम में जा रही है, यानी बाहर निकल रही है। तो आप जरा मुझे बताओ, वो अविलंब से दूर हटेगी या उसके पास जाएगी? जाहिर सी बात है, सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो प्रकाश की किरण कैसे होती है, अविलंब से दूर हटती है। तो अविलंब से दूर हट जाएगी, तो इस प्रकार जो है प्रकाश की किरण बाहर निकल जाएगी। इस किरण को हम लोग आपतित किरण बोलते हैं, इस किरण को हम लोग निर्गत किरण बोलते हैं। आप देखो यहाँ पर ये आपतन कोण और आपतित किरण के बीच ये कोण जो बन रहा है, इसे हम लोग आपतन कोण बोलते हैं। ये अविलंब और जो निर्गत किरण के बीच कोण बनता है, इसे हम लोग निर्गत कोण बोलते हैं, जिसे हम लोग ई से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, ये हमारे पास अपवर्तन कोण होता है, ये मान लिया मैंने R1 है और ये हमारे पास R2 है। ओके, यहाँ पर जो I1 और ये E जो होता है उसे हम लोग I2 ही बोलते हैं। बेसिकली यहाँ पर I1 बराबर I2 बराबर E होता है। ठीक है, I1 बराबर I2 बराबर E होता है। तो इस प्रकार जो है हमारे पास ये प्रिज्म में प्रकाश का अपवर्तन की घटना शो कराई जाती है। देखते हैं हम लोग ऐसे इस प्रकार अपवर्तन होता है। तो आपने देखा होगा कि यहाँ पर जो प्रिज्म है वो प्रकाश किरण को अपने आधार की ओर मोड़ ले रहा है। तो हम लोग जब लेंस में अपसारी और अपसारी क्रियाओं को समझे थे, तो वहां पर हमने आपको बताया था कि जब कोई प्रकाश की किरण प्रिज्म से होकर गुजरती है तो उसे वह अपने आधार की ओर मोड़ देती है, तो उसका रीजन है प्रकाश का अपवर्तन। तो इस प्रकार प्रिज्म जो है प्रकाश को अपवर्तित कर देता है, अपने आधार की ओर मोड़ देता है। ठीक है, कैसे वो हम लोगों ने देख लिया। यहां तक बात एकदम क्लियर होनी चाहिए सभी को, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। देखो ये जो कोण होता है ना, इसे बोलते हैं प्रिज्म कोण। क्या बोलते हैं? प्रिज्म कोण, जिसे हम लोग बेसिकली ए से ही प्रदर्शित करते हैं। किससे करते हैं प्रदर्शित? ए। इसे क्या बोलते हैं? प्रिज्म कोण। यहां तक एकदम क्लियर हो गया सभी को, ये इसे क्या बोलते हैं? प्रिज्म कोण बोलते हैं। अब जरा ध्यान दीजिएगा, इस जो प्रिज्म है, इस प्रिज्म में आपतन कोण, अपवर्तन कोण और प्रिज्म कोण के अलावा भी एक कोण होता है जिसे हम लोग बोलते हैं विचलन कोण। क्या बोलते हैं? विचलन कोण। तो विचलन कोण क्या है? विचलन कोण, आइए इस पर थोड़ा चर्चा करते हैं। विचलन कोण, तो ध्यान दीजिएगा, ये अगर आपतित किरण को हम लोग देखें, अगर ये प्रिज्म ना होता तो प्रकाश की किरण कुछ इस प्रकार से ऐसे निकल जाती। ये निर्गत किरण है, अगर मैं इसको पीछे की ओर बढ़ाऊं तो ये कुछ इस प्रकार से यहां पर कट करेगी आकर। तो ये जो हमारे पास कोण बना है ना, ये कोण,
इस कोण को ही बोलते हैं विचलन कोण। इसे हम लोग बेसिकली डेल्टा से प्रदर्शित करते हैं। किससे करते हैं? डेल्टा से। तो मैंने यहाँ पर ये जो डेल्टा लिखा है वो क्या है? विचलन कोण है। तो विचलन कोण क्या है? अगर इसकी डिफिनीशन देना चाहें तो क्या हो सकती है? तो देखो ध्यान से, आपतित किरण को आगे बढ़ाने पर, आपतित किरण को आगे बढ़ाने पर, निर्गत किरण को पीछे बढ़ाने पर, जहां पर दोनों किरणें एक दूसरे को मिलती हैं वही कोण हमारा विचलन कोण कहलाता है। क्लियर हुआ? आपतित किरण को आगे बढ़ाने पर, निर्गत किरण को पीछे बढ़ाने पर, जहां पर दोनों किरणें मिलती हैं उस कोण को ही हम लोग विचलन कोण कहते हैं। अब मैं आपको यहां पर कुछ इंपॉर्टेंट चीजें बता रहा हूं जिस पर आपको ध्यान देना चाहिए। आप लोग ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर ये जो प्रकाश की किरण प्रिज्म से जब गुजरती है तो ये अपने अवयवी रंगों में टूट जाती है। इसी घटना को हम लोग क्या बोलते हैं? बर्ण विक्षेपण। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि जो बर्ण विक्षेपण का कारण है वो क्या है? बर्ण विक्षेपण का कारण क्या हो सकता है? तो ध्यान दीजिएगा, यहां पर बर्ण विक्षेपण का कारण क्या हो सकता है? देखो, आप किसी भी, जैसे कांच का टुकड़ा है, उससे अगर प्रकाश की किरण गुजरती है तो जरूरी नहीं कि वहां पर प्रकाश का बर्ण विक्षेपण देखने को मिले, यानी प्रकाश जो अपने अवयवी रंगों में टूटे। यहाँ पर प्रिज्म के पास ऐसी एक प्रॉपर्टीज होती है जिसके कारण बर्ण विक्षेपण की घटना होती है। अब वो प्रॉपर्टीज का मतलब इसमें क्या कोई केमिकल मिलाया जाता है, कोई इसमें जो है कुछ इसको इस प्रकार डिजाइन किया गया है जिससे कि ये बर्ण विक्षेपण की घटना हो रही हो? तो मैं आपको बता देना चाहता हूं कि बर्ण विक्षेपण हमें हर उस आकृति से देखने को मिलेगा, ऐसा कोई भी पारदर्शी माध्यम हो जिससे बर्ण विक्षेपण देखने को मिलेगा, उसके पीछे जो रीजन है वो है विचलन कोण। क्या है? विचलन कोण। यानी कि बर्ण विक्षेपण की घटना वही आकृति करेगी या वही पदार्थ करेगा जिसमें विचलन कोण होगा, और अगर विचलन कोण है इसका मतलब वो बर्ण विक्षेपण की घटना को दिखा सकता है। ठीक है? तो बर्ण विक्षेपण का कारण क्या है? बर्ण विक्षेपण का कारण है विचलन कोण। अब जरा ध्यान दीजिएगा, ये प्रकाश जो है अपने अवयवी रंगों में टूट जाता है। तो अपने अवयवी रंगों में टूट जाता है मतलब इससे ये हुआ कि यहाँ पर जो है जितने भी प्रकाश में रंग हैं वो सभी अपना अलग अलग विचलन कोण ले रहे होंगे। जरा ध्यान दीजिएगा, मैं यहाँ पर आपको एक चार्ट बनाकर दे रहा हूं। इस चार्ट को आप अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। ये चार्ट आपको कंपैरेटिव एग्जाम और आपके जो 1 नंबर के बोर्ड एग्जाम के लिए जो क्वेश्चन बनते हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाएंगे और आराम से इसको कर लेंगे। तो मैं यहाँ पर आपको चार्ट बना के दे रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा। वैसे हम लोग जानते हैं कि जब प्रकाश प्रिज्म से होकर गुजरता है तो वो अपने अवयवी रंगों में कुछ इस प्रकार से टूटता है, विवग्योर, है ना, विवग्योर। तो मैं इसको जो है आपको चार्ट बना के दे रहा हूं, आप लोग इसको अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिएगा। देखिए, यहां पर मैंने लिया रंग को यानी कलर, यहां पर मैंने लिया विचलन कोण को डेल्टा को, यहां पर मैंने लिया अपवर्तनांक म्यू को, और यहां पर मैंने लिया तरंगदैर्घ्य लैम्डा को। ध्यान दीजिएगा, हम लोग यहां पर बात करेंगे कि ये जो कलर हमारे पास विवग्योर, इनसे बात करेंगे। तो देखिए, जब प्रैक्टिकली देखा गया तो सबसे ज्यादा जो विचलन कोण प्रदर्शित करता है वो कौन करता है? बैगनी रंग करता है। और हम लोग जैसे जैसे नीचे आते जाएंगे वैसे वैसे ये विचलन कोण का मान कम होता जाएगा, और सबसे कम जो आपको मिलेगा वो किसका मिलेगा? न्यूनतम किसका होगा? लाल रंग का। ठीक है? तो ये हमारे पास 7 रंग होते हैं, इन्हीं रंगों में ये प्रकाश टूटता है। अब जरा ध्यान दीजिएगा, जो हमारे पास जो इसका विचलन कोण होता है सबसे ज्यादा किस कलर का होता है? बैगनी रंग का, और सबसे कम इसका होता है लाल रंग का। अपवर्तनांक भी सबसे ज्यादा किसका होता है? बैगनी रंग का, और सबसे कम जो अपवर्तनांक आपको देखने को मिलेगा वो किसको मिलेगा? किस कलर का मिलेगा? लाल रंग का। लेकिन तरंगदैर्घ्य में जस्ट इसका अपोजिट हो जाता है। यहाँ पर तरंगदैर्घ्य सबसे कम जो तरंगदैर्घ्य होगी वो किसकी होगी? बैगनी रंग की, और सबसे ज्यादा आपको तरंगदैर्घ्य देखने को मिलेगी लाल रंग की। और आप लोग ये बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हैं कि जो कलर
मतलब लाल कलर की जो वस्तुएं होती हैं वो हमको सबसे पहले दिखाई देती हैं, क्योंकि उसके पीछे रीजन क्या है, उसके पीछे रीजन है कि इस कलर का जो वेवलेंथ है, तरंग दैर्घ्य है, वो सबसे अधिक होती है। तो ये चार्ट है, इस चार्ट से आप जो है अगर अपवर्तनांक, विचलन कोण या तरंग दैर्घ्य कोई भी पूछी जाएगी किसी भी कलर के लिए, तो आराम से आप बता ले जाओगे कि किस कलर की अपवर्तनांक, तरंग दैर्घ्य या जो आपका डेविएशन है यानी कि विचलन कोण है वो सबसे अधिक या कम है। ठीक है, 2 कलर को या 3 कलर में आपको कंपैरिजन करके करने को दे देंगे, तो आप वहां से चेक कर लोगे, आराम से बना लोगे। ये चार्ट आप अपने दिमाग में रखना, आप चाहो तो इसको बना लेना। ठीक है, तो हम लोगों ने यहाँ पर बात कर ली है किसके बारे में, प्रिज्म में किस प्रकार अपवर्तन होता है, क्या होता है विचलन कोण, क्या होता है वर्ण विक्षेपण, और यहाँ पर हम लोगों ने और क्या जाना, और हम लोगों ने जाना कि जो वर्ण विक्षेपण में हम लोगों को 7 रंग मिलते हैं, उन 7 रंग में किसका विचलन कोण सबसे अधिक और सबसे कम किसका होता है, किसका अपवर्तनांक सबसे अधिक और सबसे कम किसका होता है, किसकी तरंग दैर्घ्य सबसे अधिक और सबसे कम किसकी होती है। तो सबसे अधिक किसकी होती है, लाल रंग की तरंग दैर्घ्य सबसे अधिक, और सबसे कम तरंग दैर्घ्य किसकी होती है, बैगनी रंग की। क्लियर, यहां तक क्लियर हुआ ना। चलिए आगे हम लोग बात करेंगे न्यूनतम विचलन कोण पर। न्यूनतम विचलन कोण पर, तो न्यूनतम विचलन कोण, नाम से आपको लग रहा होगा कि विचलन कोण के न्यूनतम मान को हम लोग न्यूनतम विचलन कोण कहेंगे, ये शाब्दिक अर्थ निकलता है। अगर बोर्ड एग्जाम में आपके पास जब ये डिफिनीशन पूछी जाएगी तो आप लोग जो है इसे ऐसे मत लिख लीजिएगा, नहीं तो आपको नंबर नहीं मिलेंगे। ये तो बच्चों वाली बात हो गई कि न्यूनतम विचलन कोण जो होगा वो विचलन कोण के न्यूनतम मान को ही कहेंगे। यहाँ पर देखिए ध्यान से, इसको हम लोग डेल्टा एम से प्रदर्शित करते हैं। ये सवाल आपको जब भी पूछा जाएगा तो 2 नंबर में डिफिनीशन पूछी जाएगी, और काफी बार बोर्ड एग्जाम में पूछा भी गया है। इस चीज को हम लोग डेल आई के ग्राफ से समझते हैं। डेल आई के ग्राफ से हम लोग इस चीज को समझते हैं। यहाँ पर देखिएगा, एक्स अक्ष पर मैंने लिया यहाँ पर आपतन कोण को, आपतन कोण आई को, और वाई अक्ष पर मैंने लिया यहाँ पर डेल को यानी कि विचलन कोण को। जब इन दोनों के भी बारे में रिसर्च किया गया, स्टडी करेगी, तो हम लोगों को पता चला कि इनके बीच में जो ग्राफ आता है वो कुछ इस प्रकार से आता है। यहाँ पर इसका मतलब क्या है जरा समझने का प्रयास कीजिए। यानी अगर मैं आपतन कोण के मान को मान लो बढ़ाया, मैंने आपतन कोण के मान को बढ़ाया, तो उसकी रिस्पेक्ट में ये जो हमारे पास विचलन कोण है कुछ इस प्रकार मिला। ये हमारे पास विचलन कोण और ये हमारे पास क्या है, एक्स अक्ष पर क्या है, आपतन कोण। ठीक है, फिर हमने यहाँ पर थोड़ा मान और बढ़ाया आपतन कोण का, तो ये मान कम हो गया, न्यूनतम जो हमारे पास विचलन कोण है उसका मान कम हो गया। थोड़ा मान मैंने और बढ़ाया तो ये और कम हो गया। मैंने थोड़ा मान और बढ़ाया तो और बढ़ाने पर देखा कि ये फिर एक समय के बाद अब आपने देखा कि ये विचलन कोण जो है थोड़ा थोड़ा बढ़ने लगा। फिर थोड़ा मान और बढ़ाया तो ये देखा कि और बढ़ गया, थोड़ा मान और बढ़ाया तो ये बढ़ने लगा। तो यहां पर आपने देखा कि आपतन कोण के मान को तो हम बढ़ाते जा रहे हैं बराबर, विचलन कोण पहले क्या हुआ, पहले कम हुआ, और फिर जो है एक आपतन कोण के बाद फिर क्या हुआ, वो बढ़ने लगा। मतलब न्यूनतम विचलन कोण अगर हम बोलेंगे तो हमारा ये जो पॉइंट है ना, यहीं पर तो हम लोगों को न्यूनतम विचलन कोण मिल रहा है ना। ये हमारा क्या हो जाएगा, डेल्टा एम। यानी कि आपतन कोण के मान को बढ़ाते जाने पर विचलन कोण का मान पहले घटता है, फिर बढ़ाते जाने पर एक स्थिति के बाद, न्यूनतम होने के बाद फिर वो बढ़ने लगता है। तो जिस आपतन कोण पर वह मान सबसे न्यूनतम मिला है उसी को हम लोग न्यूनतम विचलन कोण कहते हैं। बात समझ में आई मेरे भाई, मैं क्या बोल रहा हूं, आपतन कोण के मान को बढ़ाते जाने पर हम देख रहे हैं कि विचलन कोण का मान सबसे पहले क्या हुआ, कम हुआ, फिर हम लोग आपतन कोण के मान को बढ़ा ही रहे हैं। एक स्थिति के बाद ये क्या हुआ, एक स्थिति के बाद फिर ये क्या होने लगा, विचलन कोण का मान बढ़ने लगा। तो उस बिंदु को जिस पर आपतन कोण का मान बढ़ाने पर ये जो न्यूनतम विचलन कोण कम होने की बजाय बढ़ने लगता है, तो उस बिंदु को ही हम लोग न्यूनतम विचलन कोण कहते हैं। क्लियर हुआ। तो न्यूनतम विचलन कोण इसे हम लोग डेल्टा एम से प्रदर्शित करते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसके बगैर आपका ये जो चैप्टर है वो अधूरा है। इस चैप्टर में इसकी इंपॉर्टेंस क्या है वो अब आपको आगे देखने को मिलेगी। तो न्यूनतम विचलन कोण हम लोगों ने अच्छे से समझ लिया। एक प्रमेय है
जो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और काफ़ी बार बोर्ड एग्जाम में पूछी गई है। देखो किस प्रकार से प्रमेय पूछी गई है, आइए बात करते हैं। देखिए ध्यान दीजिएगा, मैं इसको रफ कर दूं पहले। तो प्रमेय कुछ इस प्रकार से है बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट प्रमेय है, काफी बार बोर्ड एग्जाम में पूछी भी गई है। मैं यहां पर उसको लिख भी दे रहा हूं ताकि आप लोग उसे याद रखें। ये हमारे पास कोई प्रिज्म है ए बी सी। अभी हम लोग इसमें अपवर्तन की घटना को देख चुके हैं। तो ये हमारे पास आपतित किरण है, ये हमने अवलंब खींचा, ये हमारे पास अपवर्तित किरण है। इसके बाद हमने देखा कि यहाँ पर हम लोगों को अवलंब खींचना होगा, तो ये अवलंब खींचा। इसके बाद आपने देखा, क्या देखा कि ये प्रकाश किरण कुछ इस प्रकार निकल जाती है जिसे हम लोग बोलते हैं निर्गत किरण। ये कोण हमारे पास कितना होता है, I1 होता है। ये कितना होता है, R1 होता है। ये R2 होता है, हम लोग पीछे बात कर चुके हैं। ये हमारे पास E या I2 होता है, ठीक है। इसे हम लोग प्रिज्म कोण बोलते हैं, ए बोलते हैं। यहां तक हम लोगों ने ये बात कर ली है, ठीक है। अब देखो प्रमेय क्या है वो मैं आपको लिख रहा हूं। यहां पर मैं इसको नाम दे रहा हूं, इसको मैंने बोल दिया ये MON, यानी MO एक अवलंब है, NO एक अवलंब है, जहां पर ये दोनों बिंदु O पर काट रहे हैं एक दूसरे को। देखो प्रमेय क्या है, ये जो हमारे पास रेखा है इसको मैं बोल दूं, इसको नाम दे दूं, चलो नाम दे देते हैं PQ, इसको बोल दिया R, और ये रहा आपका S, ठीक। इसको अगर हम लोग आगे की ओर बढ़ाते हैं, इसको अगर हम लोग पीछे की ओर बढ़ाते हैं, तो ये हमारे पास क्या मिलता है, इसे हम लोग बोलते हैं डेल्टा, ठीक है, यानी कि विचलन कोण। ये हमारे पास डेल्टा होता है। प्रमेय देखो ये है, प्रमेय है कोण PQB बराबर कोण SRC, ये प्रमेय है। इसको ये मैथमेटिकली प्रमेय नाम में लिख दिया है मैंने। अब मैं इसको आपको कथन के रूप में लिख दे रहा हूं, ध्यान दीजिएगा। प्रमेय है न्यूनतम विचलन की स्थिति में, किस पे बात हो रही है, न्यूनतम विचलन की स्थिति में, न्यूनतम विचलन की स्थिति में, न्यूनतम विचलन की स्थिति में जो ये देखो आपतित किरण है ना, और ये क्या है, फलक है। आपतित किरण और फलक के साथ बना हुआ कोण, ये PQB, इस कोण की बात हो रही है। आपतित किरण द्वारा अपने फलक के साथ, अपने फलक या जिसे हम लोग पृष्ठ बोलते हैं, पृष्ठ के साथ बना कोण, ये हमारे पास कौन सी किरण है, निर्गत किरण। तो निर्गत किरण द्वारा फलक के साथ, निर्गत किरण द्वारा, भाई इसी कोण की बात हो रही है, SRC, ठीक है, ये कोण, इस कोण की बात हो रही है। निर्गत किरण द्वारा अपने फलक के साथ कोण आपस में बराबर होते हैं, ये हमको प्रूव करना है, सिद्ध करना है, ठीक है। ये हमारे पास प्रमेय है, क्या है, न्यूनतम विचलन की स्थिति में आपतित किरण द्वारा अपने फलक यानी पृष्ठ के साथ बना कोण, इस कोण की बात हो रही है। निर्गत किरण द्वारा अपने फलक के साथ बना कोण आपस में बराबर होते हैं, इस कोण की बात हो रही है। यानी ये कोण हमको बराबर प्रूव करना है, ठीक है। ये है हमारे पास प्रमेय। चलिए आइए देखते हैं इसका प्रूफ आओ। तो ध्यान दीजिएगा, यहां पर MQB कोण MQB बराबर कोण NRC, क्यों बराबर होंगे, क्योंकि दोनों ही कैसे हैं, समकोण है, 90 अंश है। भाई ये अवलंब खींचा और अवलंब पृष्ठ पर लंबवत होगा, तो ये कोण कितना होगा, 90 होगा। यानी ये कोण हमारे पास पूरा कितना होगा, MQB,
ये वाला कोण 90, आर एन आर सी ये वाला कोण 90 है, ठीक है। अब जरा ध्यान दीजिएगा, क्या मैं इस कोण को ये जो जिस कोण की हम लोगों ने बात करी, ये कोण, ये हमारे पास 90 है ना, इस कोण को मैं क्या दो टुकड़ों में तोड़ सकता हूं? जी हाँ। क्या, कौन सा? देखो, ये कोण प्लस ये कोण है ना, तो ये कोण है कितना, इसका अगर मैं मेंशन करूं यहां पर, तो आप देखिए ये कोण है हमारे पास एम क्यू पी प्लस ये कोण कितना है पी क्यू बी बराबर। इसी प्रकार अगर मैं एन आर सी को देखूं, इस कोण को एन आर सी, यहां पर इसको अगर मैं देखूं तो ये भी देखो, ये कोण जो हमारे पास है ये वाला, ये भी आपको दो टुकड़ों में टूटता हुआ दिखाई दे रहा है। तो देखो ध्यान से, ये हमारे पास कितना हो जाएगा, एन आर एस कोण एन आर एस प्लस इस कोण को, ये कितना कोण है एस आर सी ये कोण। ओके, जब ध्यान दीजिएगा, हमारे पास जो ये कोण है एम क्यू बी, कोण एम क्यू बी सॉरी पी एम क्यू पी, और जो हमारे पास कोण है एन आर एस वो बराबर है, एन आर एस बराबर है। क्यों बराबर है? क्योंकि I1 और I2 मैंने आपको बताया था क्या होते हैं, बराबर होते हैं। I1 बराबर I2 बराबर E, है ना। तो न्यूनतम विचलन की स्थिति में ये कैसे होते हैं, बराबर होते हैं। तो ये होगा किसका मान, I1 का, ये कितना I2 का। तो I1 I2 बराबर जब यहां पर रखोगे आकर, तो इसलिए इस कोण की जगह मैं क्या रखूंगा, I1। तो I1 प्लस कोण PQB बराबर NRC कितना है, NRS कितना है, I2 है, प्लस कोण SRC। तो आप देख रहे हो I1 I2 बराबर है, तो ये एक दूसरे को कैंसिल हो जाएंगे, कैंसिल कर देंगे, तो हमारे पास निकल के आ गया PQB बराबर कोण SRC। तो यही हम लोगों को प्रूव करना था, यही हम लोगों की प्रमेय थी कि कोण PQB बराबर कोण SRC, ये आप प्रूव करके दिखाओ। और कोण PQB क्या है, आपतित किरण द्वारा अपने पृष्ठ के साथ बना कोण। कोण SRC क्या है, निर्गत किरण द्वारा अपने पृष्ठ के साथ बना कोण आपस में कैसे होते हैं, बराबर होते हैं। तो बहुत ही सिंपल सी प्रमेय थी, लेकिन इंपॉर्टेंट है। कैसी है, इंपॉर्टेंट है। तो आप इसे अच्छी तरीके से तैयार कर लें। समझ में आ गई सभी को, कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है, ठीक है। चलिए, तो आप लोग स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले लीजिएगा, हम इसको रफ करने वाले हैं, कर दें। चलिए, तो बढ़ते हैं हम लोग आगे, बात करेंगे अब हम लोग प्रिज्म के अपवर्तनांक का सूत्र। देखिए, प्रिज्म के अपवर्तनांक सूत्र, ध्यान दीजिएगा, हम लोग जानते हैं प्रिज्म के अपवर्तनांक का सूत्र म्यू या एन से, हम लोग अपवर्तनांक को एन से प्रदर्शित करते हैं या म्यू से करते हैं। ये होता है साइन ए प्लस डेल्टा एम बाई 2 अपान साइन ए बाई 2। तो इसे हम लोगों को प्रूव करना है। तो देखो, बोर्ड एग्जाम में आपसे डायरेक्ट ऐसे क्वेश्चन आ जाएगा कि सिद्ध कीजिए कि प्रिज्म के अपवर्तनांक का सूत्र एन बराबर साइन ए प्लस डेल्टा एम बाई 2 अपान साइन ए बाई 2 होता है। ऐसे प्रूव करने का आ सकता है, या आपको बोल देंगे कि प्रिज्म के अपवर्तनांक के लिए सूत्र का निगमन कीजिए। ठीक है, काफी बार क्वेश्चन को इस प्रकार से पूछा भी गया है। तो चलिए हम लोग इसकी गणना करते हैं, इसको हम लोग निकाल के देखते हैं। ध्यान दीजिएगा, यहां पर आप देख पा रहे होंगे कि यहां पर डेल्टा एम यानी कि न्यूनतम विचलन कोण आया है। तो मैंने अभी आपको क्या बोला था कि न्यूनतम विचलन कोण बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसे अच्छे तरीके से समझिएगा। तो ध्यान दीजिएगा, मैं यहां पर प्रिज्म की बात कर रहा हूं, तो प्रिज्म बनाएंगे सबसे पहले। देखो, ऑप्टिक्स को अगर अच्छे से समझना है, फिजिक्स में अगर ऑप्टिक्स को अच्छे से समझना है, तो रे डायग्राम अच्छे से क्लियर होने चाहिए। रे डायग्राम अच्छे से बनाना भी आता होना चाहिए आपको, और अच्छे से उसकी समझ भी होनी चाहिए। अगर हम लोग यही इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में बात कर रहे होते, तो वहां पर जो सर्किट है उनको अच्छी तरीके से हम लोगों को कवर होना चाहिए। तो हम लोगों के जो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है वो अच्छे से क्लियर हो जाती है। ठीक है, तो इसको मैंने नाम दे दिया ए
बी सी, ये हमारे पास प्रिज्म है। पूरा ये जो आपका डेरिवेशन है, जो फार्मूला है प्रिज्म के अपवर्तनांक का, वो पूरा चित्र पर है, तो चित्र को अच्छी तरीके से समझिएगा। ओके, ध्यान दीजिए। ये अभी हम लोग पीछे हालांकि बात कर चुके हैं, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये हम लोगों ने क्या लिया, आपतित किरण। यहाँ पर हम लोग अवलंब खींचेंगे तो ये रहा आपका अवलंब, ठीक है। अलग कलर ले लूँ, हाँ ये सही रहेगा, अलग कलर ले लेंगे तो आपको चीज़ें अच्छे से दिखती तब भी आएंगी, नजर आएंगी, आप उन्हें अलग कर पाएंगे। तो ये अवलंब हुआ। यहाँ पर क्या होगा, आपतित किरण अवलंब की ओर झुकेगी तो कुछ इस प्रकार से झुक जाएगी, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर भी हम लोग अवलंब खींचेंगे तो ये कुछ इस प्रकार से हम लोग अवलंब को खींचते हुए दिखेंगे, ठीक है। जहाँ पर ये दोनों अवलंब मिल जाएंगे उसको हमने बोल दिया बिंदु ओ। ओके, इसको यहाँ पर देखिए, ये प्रकाश की किरण अब किधर निकलेगी, किधर जाएगी, अवलंब की आधा की ओर झुक जाएगी। मतलब अभी हम लोग अपवर्तन सीख चुके हैं ना, तो हम ये बात बोल सकते हैं अब, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, इसको अब मैं नाम दे रहा हूं, इसको बोल दिया P, ये बिंदु Q है, ये R है, ये S है, ठीक है। अगर मैं यहां पर इस कोण के बारे में बात करूं तो ये कोण हमारे पास कितना होगा, ये I1 होगा, ये कोण कितना होगा, I2 होगा, ये कोण कितना R1, इस कोण को अगर बोलूं तो ये R2 होगा, है ना। हम लोग बात कर चुके हैं पीछे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब देखो ध्यान से, ये हम लोगों ने क्या किया, इस किरण को आगे बढ़ाया, इस किरण को हम लोगों ने पीछे बढ़ाया, तो ये कौन सी किरण है, आपतित किरण, ये निर्गत किरण। ये जो हमारे पास कोण होता है इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इसी को हम लोग बोलते हैं विचलन कोण। इस रेखा को मैंने बोल दिया कि ये रेखा जो है हमारे पास, इसको मैंने बोल दिया ये M है, ये N है, और इसका नाम मैं दे दूं क्या, PQ RS, ये T और ये U, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा, यहां पर हम लोगों को इसकी गणना करनी है, तो ध्यान दीजिएगा, चित्र आपको समझ में आ गया होगा, उम्मीद करते हैं। ये हम लोगों ने प्रिज्म लिया, ये आपतित किरण है, ये अवलंब खींचा, अवलंब की ओर झुकेगी सबसे पहले किरण, फिर आप देखेंगे यहाँ पर जब टकराएगी तो यहाँ पर अवलंब खींचना पड़ेगा, फिर अवलंब से दूर हट जाएगी क्योंकि किधर आ रही है, विरल माध्यम में आ रही है। तो आपने देखा कि मैंने इस किरण को आगे बढ़ाया, इस किरण को पीछे बढ़ाया, तो यहाँ पर मिलेंगी, भाई बनेगा हमारा विचलन कोण। अभी हम लोग पीछे बात कर चुके हैं, तो जिसे हम लोग डेल्टा बोलते हैं। ये कोण I1 होता है, ये R1, ये कोण दूसरा अपवर्तन कोण R2 और ये I2 निर्गत कोण, ठीक है। ओके, अब हम लोगों को करनी है इसकी कैलकुलेशन। यहाँ पर इसको तो आपको पता ही होगा ना, ये जो हमारा कोण होता है इसे हम लोग प्रिज्म कोण बोलते हैं, यानी A, है ना। देखिएगा ध्यान से, गणना करनी है तो थोड़ा डेरिवेशन बड़ा है, आप लोग गणना तो ऊपर लिख ही दिया है। चलिए, तो हम लोग कहाँ से स्टार्ट करेंगे, हमें आपको एक एक क्लियर, एक एक चीज का मतलब आपको बता दे रहा हूं, अच्छे से क्लियर कर लीजिएगा कि आपको किस प्रकार से गणना करनी है। हम लोग स्टार्ट करेंगे कहां से, विचलन कोण से। आप लोग भी स्टार्ट करिए विचलन कोण से। देखो, तो ये जो हमारे पास डेल्टा है, विचलन कोण, विचलन कोण कौन सा विचलन कोण, कौन सी बात हो रही है हमारे पास, UTS विचलन कोण। चलो लिख दिया है तो लिख दे रहे हैं UTS। उसके बारे में अगर बात करें तो देखो, इस त्रिभुज में, ये जो त्रिभुज है हमारे पास TQR, इस त्रिभुज में ये जो विचलन कोण है वो क्या है, बहिष्कोण है। और हम लोग जानते हैं बहिष्कोण जो है वो शेष अंतःकोणों के योग के बराबर होता है ना। उस त्रिभुज में शेष अंतःकोणों के योग के बराबर होता है। तो हमारे पास हम लोगों को इस त्रिभुज में अगर बात कर रहे हैं TQR में, तो ये बहिष्कोण होगा, तो शेष अंतःकोण हमारे पास ये होगा और ये होगा। इन दो कोणों के बारे में बात करनी है। तो हमारे पास जो UTS होगा वो क्या होगा, TQR, कोण TQR प्लस कोण TRQ, कोण TRQ के इक्वल होगा, प्लस इसके इक्वल होगा, ठीक है, प्लस TQR TRQ इज इक्वल टू UTS। यहां तक क्लियर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। अब देखो जरा ध्यान से,
हम लोग यहाँ पर ये जो टी क्यू आर है इसके बारे में अगर सोचें तो ये कोण कितना होगा। देखो ध्यान से, आप देख पा रहे होंगे ये जो हमारे पास रेखा है एम क्यू ओ, ये रेखा एम क्यू और ओ, और दूसरी जो रेखा हमारे पास पी क्यू टी, ये रेखा पी क्यू टी, ये एक दूसरे को बिंदु क्यू पर काट रही हैं। और जब दो रेखाएं एक दूसरे को किसी बिंदु पर काटती हैं, कुछ इस प्रकार से जब दो रेखाएं एक दूसरे को किसी बिंदु पर काटती हैं तो उनके ये जो कोण होते हैं, ये कोण कैसे होते हैं, बराबर होते हैं। तो ये कोण कैसे हो जाएंगे, ये कोण हम देखेंगे कि ये वाले कोण हमारे पास कैसे हो जाएंगे, होंगे भैया बराबर होंगे, है ना। तो यहां पर हम लोग इसी चीज का यूज करेंगे। तो जरा ध्यान दीजिएगा, ये कोण आई और ये वाला जो कोण होगा पूरा, ये भी कोण कितना होगा, आई। तो हम लोगों को क्या बात करनी है, केवल इतने कोण को। यानी अभी हम लोगों ने देखा कि ये कोण हमारे पास I1 है, ये कोण भी हमारे पास क्या होगा, I1 होगा। लेकिन इन्होंने ये कोण कितना है, R1 है, दिया गया है, हम लोग जानते हैं R1 होता है। तो हम लोगों को चाहिए ये वाला कोण, तो ये वाला कोण कितना होगा भैया बच्चा, I1 माइनस R1, यही तो होगा ना, I1 माइनस R1। तो ये वाला कोण हमारे पास निकल के आ जाएगा I1 माइनस R1। तो ये कोण है क्या, टी क्यू आर ही तो है। तो टी क्यू आर कितना, I1 माइनस R1, ओके। प्लस यहां पर देखो टी आर क्यू, ये वाला कोण, तो ये भी देखो ये I2 है, ये R2 है, ये दोनों एक कोण कैसे होंगे, बराबर होंगे। तो ये वाला कोण, इसमें से इसको घटा दोगे तो ये आ जाएगा कितना, I2 माइनस R2, I2 माइनस I2 माइनस R2। क्लियर, कोई दिक्कत। तो हम लोग न्यूनतम विचलन की स्थिति में बात करते हैं। न्यूनतम विचलन की स्थिति में, जब न्यूनतम विचलन की स्थिति में बात करते हैं तो I1 बराबर I2 होता है, जिसे मैंने I बोल दिया, और R1 बराबर R2 होता है, जिसे मैंने R बोल दिया। तो हमारे पास जो ये डेल्टा है वो कितना आ जाएगा, डेल्टा बराबर यहां पर I माइनस R प्लस I माइनस R, ये हो जाएगा। तो यानी कि कितना, 2I माइनस 2R, ये आ गया डेल्टा का मान। इसे बोल दिया मैंने समीकरण नंबर 1। ठीक है, यहां तक क्लियर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होनी चाहिए, समझ में आ रहा है सभी को, ओके। ध्यान दीजिएगा, हम लोगों ने स्टार्ट किया कहां से, हम लोगों ने स्टार्ट किया डेल्टा से, विचलन कोण से। तो हम लोगों ने देखा वो कितना आया, ये आया। न्यूनतम विचलन की स्थिति में बात करें, क्योंकि यहाँ पर डेल्टा एम की बात हो रही है, तो बेसिकली ये अब हमारे पास क्या होगा, डेल्टा एम होगा, है ना। न्यूनतम विचलन कोण डेल्टा एम होगा। न्यूनतम विचलन की स्थिति में हम लोग जानते हैं I1 I2, यानी कि जो हमारे पास आपतन कोण और निर्गत कोण होते हैं वो आपस में बराबर होते हैं, और अपवर्तन कोण भी कैसे होते हैं, बराबर होते हैं। तो देखा हमारे पास डेल्टा एम बराबर 2I माइनस 2R निकल के आ गया। ध्यान दीजिएगा, अब यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे एक हमारे पास टी क्यू ओ आर, ये हमारे पास एक चतुर्भुज बन रहा है। देखो आप ध्यान से, टी क्यू ओ आर, एक यहाँ पर ये चतुर्भुज बन रहा है हम लोगों के पास, है ना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो अब हम लोग बात करेंगे, थोड़ा बड़ा है तो हम लोगों को स्पेस चाहिए। चतुर्भुज, ये चतुर्भुज का सिंबल होता है ठीक है, टी क्यू ओ आर में, देखो टी क्यू ओ आर में आप जरा मुझे ये बताओ, ये कोण कितना होगा, ये वाला कोण, इस कोण की बात करें अगर हम लोग, ये वाला कोण पूरा ये, तो ये कोण 90 होगा, है ना, क्योंकि ये रेखा इस पर लंब है, तो इस पृष्ठ पर लंब है, तो ये कोण 90 होगा ना। तो मैं यहां पर देखो कौन से कोण की बात कर रहा हूं, ए क्यू ओ, कोण ए क्यू ओ प्लस कोण ए आर ओ, बराबर कितना होगा, 180। क्यों, क्योंकि ये भी 90 है और ये भी 90 है, 90 प्लस 90 180 हो जाएगा, है ना। भाई आप जरा ध्यान दीजिएगा, ये जो हमारे पास अभिलंब वाली रेखा है इस पृष्ठ पर लंबवत होगी, तो ये कोण हमारे पास 90 अंश होगा। ये अगर 90 अंश है तो ऐसे ये अभिलंब है तो ये वाला कोण भी 90 होगा। तो ये कोण है ए क्यू ओ ए आर ओ, तो ये 90 ये 90, तो ये हमारे पास जो चतुर्भुज था ए क्यू ओ आर, इसमें ये कोण हमारे पास कैसे हो गए,
180 अंश हो गए। हम लोग ये जानते हैं कि चतुर्भुज के चारों अंतःकोणों का योग 360 होता है। अब 180 ये हो गए तो जाहिर सी बात है ये दोनों कोणों को आपस में 180 अंश होना पड़ेगा। समझ गए आप? चारों कोणों अंतःकोणों का योग 360, ये सम्मुख वाले जो है 180 हो गए तो जाहिर सी बात है ये दोनों भी 180 अंश होंगे, होना पड़ेगा ही इनको। तो ये कोण है क्या, तो लिख लेते हैं। इसलिए कोण QAR, कोण QAR प्लस कोण QOR बराबर कितना, 180 अंश। इसको बोल दिया मैंने समीकरण नंबर 2। ध्यान से देखिएगा, यहां तक चीजें एकदम क्लियर है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होनी चाहिए। ठीक है, ओके, बढ़ते हैं हम लोग आगे। आगे देखिए मैं क्या कर रहा हूं, ध्यान दीजिएगा। त्रिभुज बात करने वाला हूं QOR में। अब त्रिभुज QOR में मैं पुनः बात करूंगा, तो आप जरा ध्यान से देखो। हम लोग जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग कितना होता है, 180 अंश होता है। तो ये कोण, इस त्रिभुज की बात कर रहा हूं मैं, QOR, इस त्रिभुज की। तो ये अंतःकोण R1 प्लस R2 और ये वाला कोण यानी कि R1 प्लस R2 प्लस कोण QOR बराबर कितना, 180 अंश। इसको बोल दिया समीकरण नंबर 3। समीकरण 2 और 3 को ध्यान से देखो। समीकरण 2 और 3 को ध्यान से अगर आप देखें तो इसकी राइट हैंड साइड बराबर है तो लेफ्ट हैंड साइड भी बराबर होंगी। तो समीकरण 1/2 से अगर हम लोग बात करें तो आप कहोगे सर इसको आप लिख सकते हैं QAR प्लस कोण QOR बराबर R1 प्लस R2 प्लस कोण QOR। तो आप देख पा रहे होंगे दोनों साइड में कोण QOR हमको मिल गया है, तो ये प्लस के हैं तो आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे। यहां पर R1 और R2 कैसे हैं, बराबर हैं। R1 और R2 बराबर हैं, जो R है तो ये R प्लस R कितना हो जाएगा, 2R। तो 2R बराबर कोण, इधर हमारे पास क्या बचेगा, R प्लस R, जिसे हम लोग 2R बोलेंगे, बराबर इधर देखो ध्यान से, इधर क्या है, कोण QAR यानी कि कौन सा कोण है, QAR, जो कि प्रिज्म कोण है यानी कि A। तो यहां से R की वैल्यू कितनी आ जाएगी, A/2। हम लोगों ने R की वैल्यू निकाल ली। इस I की वैल्यू को उठाकर अगर हम लोग समीकरण 1 में रख दें, देखो ध्यान, सॉरी, R की वैल्यू को उठाकर समीकरण 1 में रख दें। समीकरण 1 से अगर हम लोग बात करें, समीकरण 1 से ध्यान दीजिएगा, यहां पर हम लोग अगर R की वैल्यू रखेंगे आकर तो डेल्टा M बराबर कितना, 2I माइनस 2R, R का मतलब A/2। तो इस 2 से 2 को हम लोग निपटा सकते हैं, छुट्टी कर सकते हैं। ये बचेगा हमारे पास, माइनस से इधर लाएंगे तो प्लस का हो जाएगा। तो 2I बराबर कितना आ जाएगा हमारे पास, डेल्टा M प्लस A, है ना। हम लोगों को I की वैल्यू चाहिए तो वो कितना आ जाएगा, डेल्टा M प्लस A/2। ये आ गई हम लोगों के पास I की वैल्यू। अब हम लोगों को क्या करना है, स्नेल का नियम लगा देना, क्योंकि अपवर्तन की घटना हो रही है। तो स्नेल के नियम से क्या होता है, n बराबर साइन I बटे साइन R होता है। I और R की वैल्यू जब आप यहाँ पर रखेंगे तो आप देखेंगे, क्या देखेंगे कि ये साइन I का मतलब यहाँ पर वैल्यू कितनी है इसकी, A प्लस डेल्टा M/2 बटे साइन R का मान कितना है, A/2। तो फाइनल हम लोगों जो फार्मूला था, जो हम लोगों को प्रूव करना था, n बराबर साइन A प्लस डेल्टा M/2 अपान साइन A/2, वो प्रूव होके आ गया है। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप लोग इसे अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिएगा। ये जो आपके पास फार्मूला निकल के आया है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप इसे अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिएगा। ठीक है, देखो हम लोगों ने कैसे किया, हम लोगों ने इसको, चित्र तो आपको समझ में आ ही गया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना। कहाँ से स्टार्ट करेंगे हम लोग, यहाँ पर विचलन कोण से स्टार्ट करेंगे। ओके, कहाँ से, विचलन कोण से। तो ये विचलन कोण जो कि इस त्रिभुज में अगर हम ध्यान दें तो ये बहिष्कोण होगा, तो शेष अंतःकोणों के बराबर होगा। हम लोगों ने ये कोण निकाल लिए, वो इतने आ गए। न्यूनतम विचलन की स्थिति में हम लोग जानते हैं I1 और I2 बराबर होते हैं, R1 और R2 बराबर होते हैं। तो हमारे पास डेल्टा M निकल के आ गया 2I माइनस 2R, जिसे मैंने बोल दिया समीकरण नंबर 1। फिर हम लोगों ने ये जो चतुर्भुज हमारे पास बन रहा था
क्यू ओ आर, इस चतुर्भुज की बात की। यहाँ पर हम लोग जानते हैं, देखा है कि ये लंब है, ये लंब है, यानी अवलंब है, तो ये कोण और ये कोण बराबर होंगे, तो बराबर है, तो ये कोण 90, ये कोण 90, तो 90 + 90 180, और ये कोण है क्या, इस त्रिभुज के सम्मुख कोण है, तो ये कोण और ये कोण बराबर हो गए, तो जाहिर सी बात है ये बचे हुए कोण भी कितने होंगे, इनका योग भी 180 अंश होगा, क्योंकि चतुर्भुज के चारों अंतःकोणों का योग 180 अंश होता है। तो हम लोगों ने उस प्रमेय का यूज करके यहाँ पर उन दोनों प्रमेय उन दोनों कोणों का योग निकाल लिया, कितना, 180 अंश, जिसे मैंने समीकरण 2 बोल दिया। फिर मैंने इस त्रिभुज की बात की, क्यू ओ आर, इस त्रिभुज की बात की, और वहां पर हम लोगों ने देखा कि जो त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग होता है वो 180 अंश होता है, तो इसको बोल दिया समीकरण नंबर 2, दोनों को बराबर कर दिया। तो यहाँ पर देखा क्यू ओ आर दोनों तरफ है तो कट जाएगा, R1 और R2 बराबर होते हैं, तो R1 + R2 यानी कि R + R 2R हो जाएगा। ये कोण कितना, A है, जो कि प्रिज्म कोण है, तो A की वैल्यू R की वैल्यू आ गई कितनी, A/2। समीकरण 1 में हम लोग R की वैल्यू जब रखेंगे आकर, तो हमारे पास I की वैल्यू आ जाएगी, वो कितनी, A + ΔM/2, और फिर हम लोगों ने अब स्नेल का नियम लगाया और वहां से हम लोगों ने जो है इसकी वैल्यू निकाल ली, n बराबर कितना, sin A + ΔM/2 अपान sin A/2। क्लियर हुआ, कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है, समझ में आ गया। आप लोग स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं। अब हम लोग बात करेंगे पतले प्रिज्म के लिए, जैसे जिस प्रकार हम लोगों ने लेंस में बात की थी पतले लेंस के लिए, इसी प्रकार हम लोग पतले प्रिज्म के लिए कंडीशन देखेंगे। तो पतले प्रिज्म के लिए अपवर्तनांक क्या होगा, तो देखिए ध्यान से, कंडीशन समझ लो एक तरीके से, ये पतले प्रिज्म के लिए, अगर हम लोग पतले प्रिज्म के लिए देखें तो अभी हम लोगों ने देखा जो हमारे पास अपवर्तनांक n बराबर है वो कितना, sin A + ΔM/2 अपान sin A/2 है ना, ये हम लोगों ने देखा है। अब जब पतले प्रिज्म की बात हो रही होगी तो बहुत ही पतला प्रिज्म होगा, ठीक है, तो वहां पर बेसिकली इस प्रकार से बात कर रहे होंगे, ये जो हमारे पास प्रिज्म कोण होगा A, ये बहुत ही छोटा होगा, मतलब निग्लेजिबल मानिएगा, मतलब इसका एंगल जो है वो 1 से 5 के समथिंग आपको क्वेश्चन में देते हैं, लेकिन निग्लेजिबल ही मानिएगा, आपको इससे सवाल लगेंगे, ठीक है। तो ये अगर निग्लेजिबल है, नगण्य है, तो हम लोग जानते हैं क्या, हम लोग जानते हैं यदि कोण छोटा होता है, कोण छोटा होता है तो साइन थीटा के इक्वल होता है, ये हम लोग काफी यूज कर चुके हैं पीछे। तो यहाँ पर जब हम लोग इसको यूज करेंगे पतले प्रिज्म के लिए बात करेंगे, पतला प्रिज्म होगा जब हम लोगों के लिए, तो वहां पर आप देखेंगे कि जो n निकल के आएगा वो कितना, भाई साइन थीटा के इक्वल हो जाएगा, तो ये जो है ये थीटा होगा इसके साथ, तो ये इसके इक्वल हो जाएगा, यानी A + ΔM/2 बन जाएगा, बटे ये A/2 बन जाएगा। तो इस 2 से 2 की हम लोग कर सकते हैं छुट्टी। तो आपने देखा हमारे पास ये क्या बनेगा, n बराबर A + ΔM/A, इसके नीचे एक मान के क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, A का गुणा इधर होगा, तो n A = A + ΔM, यानी ΔM बराबर NA-A, यहाँ से A कॉमन निकल आएगा तो n-1 × A, ये आ जाएगा हमारे पास ΔM का फार्मूला, ठीक है। तो इसे हम लोग यहाँ पर डेल से बोल सकते हैं n-1 × A, ये हमारे पास फार्मूला निकल के आ जाएगा, डेल बराबर n-1 × A, डेल्टा बराबर n-1 × A। ये है पतले प्रिज्म के लिए अपवर्तनांक या विचलन कोण, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होनी चाहिए। अब देखो इसमें कुछ आपको 1 या 2 नंबर की जो डेफिनेशन बनती है इंपॉर्टेंट, वो बात कर लेते हैं हम लोग। आइए जरा बात करते हैं, जैसे कि हमारे पास बात करनी है हमको बड़ विक्षेपण कोण। तो देखो बड़ विक्षेपण कोण क्या होता है, बड़ विक्षेपण कोण, इसे हम लोग थीटा से प्रतिनिधित्व करते हैं, और थीटा बराबर होता है ΔB - ΔR, ΔB - R, यानी जो हमारे पास
डेल्टा बी क्या है? ये बैगनी रंग का विचलन कोण है। डेल्टा आर क्या है? ये लाल रंग का विचलन कोण है। हम लोगों ने बैगनी रंग और लाल रंग के बीच की बात कर ली है, तो थीटा बराबर डेल्टा बी माइनस डेल्टा आर, ये हमारे पास क्या है? बड़ विक्षेपण कोण। क्या होगी इसकी डिफिनीशन? यानी कि बैगनी रंग के विचलन कोण और लाल रंग के विचलन कोण के अंतर को ही हम लोग बड़ विक्षेपण कोण कहते हैं। अब जरा इसको हम लोग इसका दूसरा फार्मूला अगर निकाल के देखें तो क्या होगा? अभी हम लोगों ने देखा कि डेल बराबर होता है n-1 इंटू ए, है ना। तो अगर मैं यहाँ पर डेल बी की बात करूंगा तो ये nb-1 इंटू ए हो जाएगा। इसी प्रकार अगर डेल आर की बात करूंगा तो ये nr-1 इंटू ए हो जाएगा। इन दोनों की वैल्यू जब हम यहाँ पर रख देंगे तो हमारे पास थीटा क्या आ जाएगा? इसकी वैल्यू कितनी है? nb-1 इंटू ए और माइनस इसकी वैल्यू कितनी है? nr-1 इंटू ए। यहाँ से हम लोग a कॉमन ले सकते हैं, तो ये nb-1 माइनस इनका अंदर गुणा करेंगे तो nr माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 1, इससे ये कट जाएगा तो हमारे पास फाइनल आंसर आ गया nb माइनस nr इंटू ए, और ये रहा आपका थीटा। तो देखिए यहाँ पर आपके पास दो फार्मूले निकल के आ गए बड़ विक्षेपण कोण के। तो ये दोनों फार्मूले जो हैं आप लोग जब आपको न्यूमेरिकल मिलेंगे तो अगर आपके पास बड़ विचलन कोण के रूप में दिया जाएगा और बड़ विक्षेपण कोण पूछा जाएगा तो आप किसी भी प्रकार से इसका फार्मूला यूज करके लगा सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर मैंने दो रंगों की बात करी है, उसमें दो रंग मैंने बैगनी और लाल रंग लिया है। ऐसे आपको सवाल में किसी भी रंग के लिए बात कर सकते हैं। ध्यान दीजिएगा यहाँ पर दूसरा जो फार्मूला है वो अपवर्तनांक के पदों में है। तो ये जो थीटा बराबर nb माइनस nr इंटू ए है, ये हम लोगों को कब यूज करना है? जब हम लोगों को सवाल में जो प्रकाश के रंग दिए गए होंगे वहां पर अगर उनके अपवर्तनांक दिए गए होंगे तब हम लोग इसका यूज करेंगे। ओके, तो ये बात हुई गई है बड़ विक्षेपण कोण की। अब हम बात करेंगे विक्षेपण क्षमता, यानी बड़ विक्षेपण क्षमता की। बड़ विक्षेपण क्षमता, बड़ विक्षेपण क्षमता, इसे हम लोग ओमेगा से प्रदर्शित करते हैं और ओमेगा बराबर होता है थीटा अपान डेल्टा बाई। थीटा अपान डेल्टा बाई, ये हमारे पास ओमेगा का फार्मूला होता है। तो इसकी अगर हम लोग डिफिनीशन दें, जैसे हम लोगों ने इसकी डिफिनीशन दी, तो हम लोग अगर फार्मूला हम लोगों को पता है तो हम लोग डिफिनीशन आराम से बना ले जाते हैं अपनी लैंग्वेज में, तो आराम से बना लेंगे हम लोग। देखो इसको, तो ये क्या है? बड़ विक्षेपण कोण है और ये डेल्टा वाई क्या है? ये डेल्टा वाई है माध्य रंग। इसे क्या बोलते हैं? माध्य रंग। तो इसे माध्य रंग क्यों कहते हैं? तो आप जरा ध्यान दीजिएगा, मैं आपको यहां पर पहले बता दूं। जैसे आपको पता होगा BIBGOR 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। तो ये हमारे पास जो प्रकाश में रंग होते हैं, प्रकाश में जब बड़े विक्षेपण होता है तो प्रकाश इन अवयवी रंगों में टूटता है। तो यहाँ पर ये जो हमारे पास रंग है, इन रंग में माध्य रंग किसको कहेंगे? तो माध्य रंग इसमें कौन सा होगा? येलो रंग होता है, इसे बोलते हैं माध्य रंग। अब इसे माध्य रंग इसे ही क्यों कहते हैं? आप लोगों के मन में ये क्वेश्चन आ रहा होगा कि सर 3 रंग इधर हैं, 3 रंग इधर हैं, तो ग्रीन रंग जो है वो माध्य रंग होना चाहिए इस हिसाब से, है ना भाई। 3 इधर 3 इधर, तो बीच वाला माध्य होना चाहिए। देखिए इसको माध्य रंग क्यों कहेंगे? यहाँ पर जब इन सभी रंगों के विचलन कोणों का हम भाई माध्य हम लोग कैसे निकालते हैं? माध्य हम निकालते हैं जितनी भी हमारे पास राशियां हो उन राशियों का योग बटे उतनी ही राशियों का भाग। समझ गए ना? उतनी राशि, जैसे मान लो यहाँ पर 7 राशियां हैं तो 7 राशियों का योग करना है आपको, ठीक है, और 7 का लगा देंगे हम भाग। अगर यहाँ पर 15 होंगी तो लगा देंगे 15 का भाग। अगर हमारे पास मान लो यहाँ पर 4 होंगी तो 4 का लगा देंगे, चारों को जोड़कर और लगा देंगे 4 का भाग। ऐसे हम लोग माध्य निकालते हैं। तो जब इन सभी रंगों के हम लोग विचलन कोण का माध्य निकालते हैं तो ये देखा गया कि जो हमारे पास माध्य निकल के आता है वो एग्जैक्ट जो है किसके? येलो रंग के बराबर आता है। इसी वजह से इसको हम लोग माध्य रंग कहते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर जो माध्य रंग होता है वो बाई होता है। आप लोगों से ये क्वेश्चन कोई भी पूछ सकता है कभी भी कि माध्य रंग यहाँ पर क्या होता है, तो माध्य रंग येलो होता है। आप लोग ग्रीन मत करके आना, ठीक है। माध्य रंग क्या होता है? येलो होता है। पता चल गया कैसे होता है? ठीक है। तो डिफिनीशन क्या बन जाएगी इसकी? देखो ध्यान से, डिफिनीशन बनेगी इसकी
ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास बड़ विक्षेपण कोण है। तो बड़ विक्षेपण कोण तथा माध्य रंग के अनुपात को ही बड़ विक्षेपण क्षमता कहते हैं। तो इसका फार्मूला आपके पास क्या आ जाएगा, एक फार्मूला ये हो गया। अगर मैं थीटा का मान यहाँ पर रख दूं तो dv माइनस डी आर बटे डी वाई, तो एक फार्मूला आपके पास ये आ गया विचलन कोण के पदों में। या आप यहाँ पर इस थीटा का मान ये वाला रख देंगे आकर, ये वाला, तो कितना हो जाएगा, ओमेगा बराबर कितना, एन बी माइनस एन आर इंटू ए, और यहाँ पर डेल्टा वाई का मान रखेंगे तो ये होगा एन बाई माइनस वन इंटू ए। ठीक है, तो ए से ए कट जाएगा तो ओमेगा बराबर आ जाएगा एन बी माइनस एन आर बटे एन बाई माइनस वन। तो ये हमारे पास एक फार्मूला और निकल के आ गया। तो न्यूमेरिकल में हम लोगों को ये सारे फार्मूलों की आवश्यकता होगी, जरूरत पड़ेगी। तो जिस प्रकार से सवाल में हमसे पूछा जाएगा उसी प्रकार से हम लोग इन न्यूमेरिकल में हम लोग इन फार्मूलों का यूज करके जो है वैल्यू को निकालेंगे। ठीक है, तो आपसे क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि क्या बड़ विक्षेपण क्षमता प्रिज्म कोण पर निर्भर करती है। तो आप जरा ध्यान दीजिएगा, बड़ विक्षेपण क्षमता, यहाँ पर प्रिज्म कोण कहीं है नहीं है, ऊपर था नीचे भी था तो कट गया, तो प्रिज्म कोण नहीं आ रहा है। इसका मतलब है बड़ विक्षेपण क्षमता प्रिज्म कोण पर निर्भर नहीं करती है, लेकिन जो आपका बड़ विक्षेपण कोण है वो प्रिज्म कोण पर निर्भर करता है। तो इस चीज का भी आप विशेष तौर पर ध्यान रखें। एक नंबर में पूछा जा सकता है, विकल्प में भी आ सकता है कि बड़ विक्षेपण क्षमता प्रिज्म कोण पर निर्भर करती है, हाँ नहीं, इस टाइप से क्वेश्चन बनाया जा सकता है। ठीक है, तो ये था आपका चैप्टर। फिलहाल इस चैप्टर में अभी बहुत कुछ बाकी है, लेकिन वो आपका जो अभी सिलेबस चल रहा है 30% सिलेबस रिड्यूस किया गया है यूपी बोर्ड में, तो उसके हिसाब से वो आप लोगों को नहीं पढ़ना है। तो इस चैप्टर में जो चीज़ें आपको पढ़नी थी उस चीज़ के बारे में मैं आपको अच्छे से डिस्कस कर चुका हूँ, अच्छे से समझा दिया है। अगर कोई चीज़ आपको क्लियर ना हुई हो तो आप लोग वीडियो को दूसरी बार देखकर उस चीज़ को अच्छे से क्लियर कर लें। मैं आपको बता दूं, श्योर इस चैप्टर से 101% आपको बोर्ड एग्जाम में कुछ ना कुछ जरूर देखने को मिलेगा। ओके, उम्मीद करते हैं आज का लेक्चर आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही अच्छी तरीके से आपको समझ में आ गया होगा, मज़ा आया होगा। तो मिलते हैं हम लोग कल नए लेक्चर में नए टॉपिक पर। ओके, तब तक के लिए आप लोग खुश रहिए, मस्त रहिए और अच्छी तरीके से पढ़ाई करते रहिए। ओके, जय हिंद, जय भारत।